गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ वन शुड प्लान रिटायरमेंट। दो हिस्सों में इस चीज को आज बातचीत करेंगे। पहले कि रिटायरमेंट प्लान कैसे किया जा सकता है, उसके अंदर जनरली किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए एंड व्हाट आर द कॉमन एरर्स व्हिच पीपल डू एंड दे शुड बी अवॉइडेड। सेकंड पार्ट वुड बी if you are now retired, how to manage your finances after retirement and what are the main considerations there. With us, we have today Mr. Jitendra Chaudhary. Jitendra is a qualified financial professional. He is registered with SEBI as an investment professional. He is certified by MFI, which is the Association for Mutual Funds in India. He is registered with the IRDA. He has also done education from Reliance Finance Academy इन गोल बेस्ड प्लान। इसके अलावा इन्हें 17 साल का काम का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, हैविंग वर्क विद मोर देन 2500 क्लाइंट्स अक्रॉस कॉर्पोरेट्स, आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड पीएसयूज। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपसे एक साथ ही 4-5 सवाल कुछ पूछ लेता हूँ। एंड ओके, ऑब्वियसली वेलकम टू द टॉक टुडे। So Thank you. My 5 questions, I would rather give them and then probably you can, if you have something prepared, you can run us through that. Otherwise, आपको जैसे ठीक लगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गोल बेस्ड रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, इसकी क्या जरूरत है। What are the essential steps to develop a goal based retirement planning? How to keep the goal based retirement planning on track? What would be your suggestions in terms of step by step or a course of action for the goal based retirement planning? And what are the essential considerations or questions? Yeah, what are the essential things which an individual should keep in mind when doing goal based retirement planning? And finally, बाजार के जो उतार चढ़ाव हैं, वोलेटिलिटी है, कभी कोविड आता है, कभी यूक्रेन रशिया वॉर आता है, इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। सब सवालों को आप एक मुझे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जवाब दें, मैं अगले कुछ समय तक आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। First of all, thank you very much, Captain Chaudhary, to invite me for this wonderful talk, and thank you to all the audience who are there participating in this talk. रिटायरमेंट प्लानिंग मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकल गोल है किसी के लिए भी। मतलब वो मेरे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, और है ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाके हम सभी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, अब वो 9 to 6, 9 to 8 वाली नौकरी नहीं हो सकती, या वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज लिमिटेड हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जाके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा बहुत हो गया, अब कहीं ना कहीं हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा थम जाना चाहिए और अपनी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए वो एज 50 हो सकती है, किसी के लिए 55 हो सकती है, किसी के लिए 60 हो सकती है, किसी को मजबूरी वर्ष हो सकता है 65 तक भी काम करना पड़ जाए। बट कहीं ना कहीं सबके लिए रिटायरमेंट बहुत क्रिटिकल है और सबसे इम्पोर्टेंट गोल भी है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि आज की डेट में जो माइंडसेट है सभी का, वो ये है कि हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, अपनी ओल्ड एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करें कि आगे चल के जो भी हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाए वो हमारे लिए सफिशिएंट हो। पोस्ट रिटायरमेंट हमारे खर्चे चलते रहे, हमारी मेडिकल नीड्स फुलफिल होती रहे, और बच्चे अपनी पैरों पे खड़े होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपने सपनों को पूरा करे, रादर देन के वो हमारे खर्चों को उठाए बुढ़ापे में जाके। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है आज की डेट में सभी का ही। पहले ऐसा होता था कि पुराने जमाने में पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे ही उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग होती थी। तो हमसे पहले या उनसे पहले वाली जनरेशन, सिंस इनकम लिमिटेड होती थी, खर्चे कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से ज्यादा होते थे, तो उनको सेविंग का इतना ज्यादा पता भी नहीं था और करते भी नहीं थे, एक हैबिट भी नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर देते थे, उनके हिसाब से बच्चों को पढ़ा दिया, उनको सही जगह सेटल कर दिया, अच्छी नौकरी दिला दी, तो वही उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग हुआ करती थी। बट आजकल ऐसा नहीं है, हमारा इनकम जनरेशन अच्छा है, सब डिसेंट सैलरीज ड्रॉ करते हैं, अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, सेविंग पोटेंशियल अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये हो गया है कि अगर हम सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, तो क्यों नहीं।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे कि आपने कुछ सवाल मेरे ऊपर अभी शूट किए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, जो कि ऑडियंस के लिए एक रेफरेंस भी रहेगा, और साथ में अगर कोई सेक्शन आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे। तो मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फटाफट मैं आपको ये प्रेजेंटेशन से रन थ्रू करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक कोई फुल स्टॉप नहीं है, एक ये नई बिगनिंग होती है, आपकी एक नई शुरुआत होती है। तो जो आप अपनी वर्किंग लाइफ के टाइम पे अपने सपने नहीं पूरे कर पाए, या अपनी हॉबीज को नहीं ध्यान रख पाए, क्योंकि आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका काम आपको पूरा 24 घंटे या दिन के 16-18 घंटे एंगेज करके रखता है, वो मे बी आप पोस्ट रिटायरमेंट के बाद टेक केयर कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन योर मे बी हॉबीज, योर लाइकिंग्स। तो जरूरत क्यों पड़ती है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करने की? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि रिटायर जैसे आपके खर्चे आज चल रहे हैं, वो खर्चे आगे भी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी या इनकम कम हो जाएगी पोस्ट रिटायरमेंट तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। खर्चे वैसे ही चलेंगे। आपके लिविंग एक्सपेंसेस है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है, आपके और बाकी खर्चे हैं जो आप डेली लाइफ में करते आ रहे हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट भी चलेंगे। तो उन खर्चों को ध्यान में रखते हुए उन खर्चों को टेक केयर करने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी जरूरी है। एक बहुत बड़ा कॉस्ट आज की डेट में जो आ गया है वो मेडिकल इमरजेंसीज का है। मेडिकल कॉस्ट को कवर करने के लिए भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। आज आप स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, मेडिकली इतने आप एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस आगे चल के ज्यादा पे करने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी जरूरी है। एक सबसे बड़ा रीजन आज से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करने का, या पहले से रिटायरमेंट के लिए प्लान करने का है, वो है महंगाई को काउंटर करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा रीजन महंगाई है, जिसकी वजह से हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके खर्चे वो हर साल बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। महंगाई की वजह से जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी, वो हर साल 6%, 7%, 8%, डिपेंडिंग वो किस नेचर का एक्सपेंस है, वो बढ़ रहा है। तो उस बढ़ते हुए खर्चे को ध्यान में रखने के लिए, उसको कवर करने के लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी जरूरी है। लाइफ जो है, फ्यूचर अनसर्टेन है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उन अनसर्टेनिटीज को डील करने के लिए, अब कोविड आया, कोविड के टाइम पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइफ किस तरीके से जाएगी, क्या होगा फ्यूचर आने वाला। तो बहुत सारी अनसर्टेन चीजें हो सकती है। उन अनसर्टेनिटीज को आप कहीं ना कहीं प्लानिंग करके और सही तरीके से अपनी रिसोर्सेज और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करके आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग करने का एक रीजन अनसर्टेनिटीज को हैंडल करना है। और एक बहुत मेजर रीजन हो सकता है आपके रिटायरमेंट गोल्स हो सकते हैं। जैसे मेरा गोल है कि मैं रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। मैं अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग ब्यूटीफुल लोकेशंस को देखना चाहता हूँ। वो आज की डेट में पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि काम है, काम की वजह से आपको ही रहना पड़ता है, आपको एंगेज रहना पड़ता है। मे बी रिटायरमेंट के बाद जब आपके पास फ्री समय होगा, तो अपनी हॉबीज को, अपने कुछ प्लान्स होंगे आपके, आप उनको मीट करना चाहोगे, बट उसके लिए कहीं ना कहीं पैसा लगता है, और उस पैसे को आपको आज से ही अपनी प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करके उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। जनरली देखा गया है कि रिटायरमेंट प्लानिंग हर कोई करना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, रेयरली ऐसा होता है कोई ये कहेगा ही नहीं मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करना चाहता हूँ। सब करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम फेल कर जाते हैं। मतलब अगर आप डेटा की बात करें, तो जो सर्वेज और रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 80% लोग, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा, अपनी प्रॉपर पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाते। मतलब जितना रिसोर्स उनको चाहिए, जितनी इनकम उनको चाहिए, उतनी उनके पास नहीं होती है। या तो वो कम अमाउंट में या कम में अपने खर्चों को चलाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल पे, या वो कर ही नहीं पाते, उनको अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स लेट स्टार्ट करते हैं। जब हमारी पहली नौकरी लगती है, तो हम ये सोचते हैं कि यार अभी 24-25 साल के, अभी तो 35-36 साल पड़ा है रिटायरमेंट में, तो अभी से क्या करना है रिटायरमेंट प्लानिंग करके। तो थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़े समय बाद करेंगे। उस समय को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते करते पता ही नहीं चलता कि कब हम 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी करियर में आगे चले गए, बट रिटायरमेंट की तरफ उतना हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। हमारा अगर एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविडेंट फंड काट रहा है, तो वो उधर चला जाता है। थोड़ा बहुत एनपीएस की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कुछ आप टैक्स सेविंग के बहाने से पीपीएफ में पैसा डाल देते हो, बट प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग हम करने से कहीं ना कहीं बचते हैं, या हम उसको प्रायोरिटी ना मानते हुए लेट स्टार्ट करते हैं। तो समय निकलने की वजह से हमें फिर रिटायरमेंट प्लानिंग में आगे गैप्स और फेलियर्स झेलने पड़ते हैं। एक और रीजन है कि आज की डेट में जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई, हमारा खर्चा काफी हद तक हमारी बेसिक नीड्स के अलावा लाइफस्टाइल पे बहुत होता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इंटरनेशनल वेकेशंस,
महंगे कपड़े और बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनको कि हम मे भी कम कर सकते हैं, और उस पैसे को जो हम इन एक्सपेंसेस से बचा रहे हैं उसको अपनी रिटायरमेंट की तरफ या रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं करते। इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है, इम्पल्सिव खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेविंग पोटेंशियल रिड्यूस होता है और हम इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा पैसा नहीं एलोकेट कर पाते। उस वजह से भी फेलियर्स, मतलब हम उतना कॉर्पस नहीं क्रिएट कर पाते अपनी वर्किंग लाइफ में जो कि हमारी रिटायरमेंट को कंप्लीटली टेक केयर कर पाए। एक सबसे बड़ा रीजन है हमारा बिहेवियर, जिसकी वजह से हम सिंस इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस इमोशनली लेने की वजह से गलतियां होती हैं। और ये देखा गया है कि जो रिटर्न एक एसेट क्लास देती है, हमारा पोर्टफोलियो वो रिटर्न नहीं दे पाता है। उसका मेजर रीजन ये है कि हम बहुत जल्दी या तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या बहुत जल्दी ग्रीडी लालची लालच में आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से पोर्टफोलियो का रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो कोविड आया, मार्केट क्रैश हुआ, बहुत लोगों ने पैसा निकाल लिया, ज्यादा डालना ही मतलब उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का टाइम था, इन्वेस्टमेंट करने की जगह प्रॉफिट लॉस बुक करके एग्जिट कर लिया। तो गलत टाइम पे गलत तरीके के डिसीजन लेने की वजह से भी हमारा रिटर्न जो है पोर्टफोलियो पे, हमने इन्वेस्टमेंट किया बट उस इन्वेस्टमेंट को उतने टाइम तक रखा ही नहीं जितना कि उसका हमें बेनिफिट मिल पाए। उसे पहले से प्री विड्रॉ कर लिया या उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, या इन्वेस्टमेंट को निकाल के हमने कुछ ऐसी बाइंग कर ली जो हमारा सेल्फ कंजम्पशन में थी ज्यादा देन इन्वेस्टिंग। तो उन गलतियों से भी हमारा कहीं ना कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग फेल हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि करना क्या चाहिए फिर, अगर गलती हो रही है और रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। तो जैसे ही आपको लगता है कि हाँ आपकी कुछ सेविंग हो रही है, आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन आपके अकाउंट में बच रहा है, उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। मैं तो ये एडवाइस करूंगा, अगर यहाँ पे कोई यंगस्टर है जिन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया हो, तो कुछ भी कंट्रीब्यूट करिए, अमाउंट मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक डिसिप्लिन लेकर आए, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, जितना लंबा हो सके उसे चलाएं। हो सकता है आपकी आज 5,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले टाइम में एक सब्सटेंशियल सा कॉर्पस बिल्ड करके दे रहे, क्योंकि आपने समय दिया है उस पैसे को। आप जितना लेट स्टार्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये हम लोग सभी जानते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मैजिक होता है। और आप जितना कंपाउंडिंग को लेट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके वो अगेंस्ट का, मतलब उतना आप उससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज है, जैसे हमने बात करी कि जो आपके खर्चे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, आप उस पर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और मैं कहूंगा भी नहीं कि आप ऐसा करें कि आप अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना करें। आप अपने बेसिक खर्चे करिए, लाइफस्टाइल पे भी खर्चा करिए, बट साइमल्टेनियसली सेव भी करिए। आप 100 रुपए कमा के 100 के 100 स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 100 कमा के 100 ही स्पेंड कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप रिटायरमेंट, जो कि आपका एक बहुत क्रिटिकल गोल है, उसकी तरफ कोई आप एलोकेशन नहीं दे पाएंगे इन्वेस्टमेंट का। तो आपको आगे चल के वो एक बहुत मेजर डेंट होगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आप एडहॉक नहीं कर सकते कि हाँ आज मैं सुबह जागा हूँ और आज मुझे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये वॉट एवर मुझे वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है। नहीं, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं कब रिटायर करना चाहता हूँ, मेरी रिटायरमेंट एज कब होगी, कितना खर्चा मुझे आज चाहिए, और उस खर्चे का क्या फ्यूचर वैल्यू। अगर आज मैं 50,000 खर्च करता हूँ तो क्या उस 50,000 का वैल्यू जब मैं रिटायर करूंगा तो कितना ना हो चुका होगा महंगाई की वजह से। तो मुझे आज से कितना इन्वेस्ट करना है, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक एसेट एलोकेशन समझिए कि कितना इक्विटी, कितना डेट, और बाकी कौन सी एसेट क्लास को इंक्लूड करके आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और उस पोर्टफोलियो को बना के अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को जितना हो सके उतना अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे लास्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे काम खत्म नहीं हो जाता है। आपने पैसा बचाया, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी कर दिया, बट अगर आपने उसको टाइमली रेगुलरली ट्रैक नहीं किया, उसको प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया, तो हो सकता है वो भी आपको सेटबैक दे दे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक पीरियोडिक टाइम पे, जो कि हम जनरली अपने क्लाइंट्स के साथ 6 महीने में एक बार और साल में 2 बार करते हैं, मतलब सेमी एनुअली करते हैं, तो उस तरीके से आप भी अपने पोर्टफोलियो पे बैठिए। अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत ऐसी इवेंट आ गई है जो कि एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस है, कोविड आ गया या रशिया यूक्रेन वॉर टाइप कुछ इवेंट हो गई, तो आपको वेट नहीं करना है तब कि हाँ 6 महीने बाद ही करेंगे। तब आप हो सकता है इमीडिएट बेसिस पे उस पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और ट्रैक कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इकोनॉमी ठीक है, सब सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी कोई इवेंट नहीं दिख रही है जो कि आपको गलत तरीके से इम्पैक्ट कर पाए, तो आप अपने पोर्टफोलियो को 6 महीने में एक बार रिविजिट करिए, उसको ट्रैक करिए। तो आप कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। आपका सबसे बड़ा सेवियर जो है वो जितना जल्दी शुरुआत हो वो है। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे आपको उतना लंबा समय मिलेगा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने में। जितना लेट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको कम समय मिलने की वजह से आप
आपको कहीं ना कहीं एक वो नोशन रन करता रहेगा कि क्या मैं अचीव कर पाऊंगा इस गोल को या नहीं। बट जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके पास समय होगा, एक दो गलतियां भी होंगी, आप उन गलतियों को ठीक कर पाएंगे, ठीक करने के बाद भी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बट अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास समय की कमी की वजह से हो सकता है आप डेस्परेट डिसीजन ले और गलतियां ज्यादा करें, फिर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगी और वो आपको ज्यादा नुकसान देके चली जाएंगी। अब बात आती है कि जब रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। इन स्टेप्स के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक कैलकुलेटर भी, एक रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर भी शेयर करूंगा, जिसमें ये स्टेप्स कहीं ना कहीं इनबिल्ट है। आप इन स्टेप्स को समझिए, उसके बाद उस एक्सेल शीट को आप यूज करके अपना कॉर्पस कैसे बिल्ड कर सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो समझने में आपको आसानी होगी उस एक्सेल शीट के थ्रू। तो सबसे पहली चीज तो है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि रिटायर करना कब है, आप कितनी जल्दी या कितना लेट रिटायर करना चाहते हैं, तो आपकी क्या एस्पिरेशन है इस गोल को लेके। आजकल यंगस्टर्स चाहते हैं जल्दी से जल्दी रिटायर होना। मेरी किसी से बात हो रही थी, 28-29 साल के जेंटलमैन हैं, अभी रिसेंटली शादी हुई है, 45 की एज पे रिटायर करना चाहते हैं। उन्होंने ये अपने लिए गोल रखा है कि मैं 45 की उम्र पे रिटायर करना चाहता हूँ, तो उनकी प्लानिंग उसी हिसाब से की जा रही है। ऐसे ही आप भी डिसाइड करिए कि आप कब रिटायर करना चाहते हैं। जब तक आपको अपनी रिटायरमेंट एज ही नहीं पता होगी कि मैं किस एज पे रिटायर करना चाहता हूँ, तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी आपके इस गोल की तरफ। जब भी आप डिसाइड करें कि मेरे को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए जितनी जल्दी हो सके। मतलब अमाउंट मैटर नहीं करता है, हो सकता है आप शुरुआत में छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें, बाद में उस अमाउंट को आप मल्टीफोल्ड कर दे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए। बट शुरुआत जल्दी करना जरूरी है। जैसे इस एग्जाम्पल में भी हमें दिख रहा है कि अगर आप 25 साल की उम्र पे 7,770 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो 60 की उम्र में जब आप रिटायरमेंट लेंगे, 12% के रिटर्न के हिसाब से आपके पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसी सेम अमाउंट को अचीव करने के लिए 12% पे 5 करोड़ रुपए 60 की एज पे आपको 30 साल की उम्र में डबल पैसा यानी 14,300 रुपए डालना पड़ रहा है। 35 से आप 5 साल और डिले करते हो तो 26,600 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही आप 5 साल और डिले करते हो तो 50,000। तो आप देख रहे हैं 5-5 साल ही आप डिले कर रहे हैं, बट आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितनी बढ़ रही है। ऑलमोस्ट हर 5-5 साल पे आपको डबल पैसा देना पड़ रहा है उसी गोल को अचीव करने के लिए। और अगर आप ऑल लेट करते हैं तो जहां आपको 40 पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे, वो आपको 45 पे 1 लाख रुपए महीना डालना पड़ेगा, तब आप 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो अचीव कर पाएंगे। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके फेवर में काम करेगा। अब हमने अपना एज भी डिसाइड कर लिया कि हम किस एज पे रिटायर करना चाहते हैं, हमने अपना इंटेंट भी क्लियर कर लिया कि हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। बट इसको समझने के लिए तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है, आपको कितना पैसा चाहिए। अब जैसे इस एग्जांपल में बात हुई 5 करोड़ की, हो सकता है आपको 5 की जरूरत हो सकता है आपको 10 करोड़ की जरूरत हो। ये बताएंगे आपके खर्चे कि आज आप क्या खर्चा कर रहे हो। वही सेम खर्चा अगर सेम लाइफस्टाइल आप मेंटेन करने के लिए आज से मे बी 20 साल बाद 25 साल बाद जब भी आप रिटायरमेंट करने के लिए जाएंगे, रिटायर होने जाएंगे, तब आपको कितना खर्चा चाहिए होगा उस 50,000 रुपए महीने को टेक केयर करने के लिए। तो ये कैलकुलेशन आपको जो मैं एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत बेहतरीन टूल है। वो आपको बहुत आसानी से कुछ नंबर्स डालने के बाद ये बता देगा कि आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना है और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चौथा स्टेप अगर हम बात करें तो वो आता है अपने खर्चों का फ्यूचर वैल्यू। जैसे हमने बात किया जो आप 50,000 पे आज बात कर रहे हैं, वैसे ही वो 50,000 की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेम आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे जितने लोग हैं ऑडियंस में उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो कितना वैल्यू आपको देके जाएगी आने वाले समय में जब आप रिटायर करेंगे, जिससे कि आपको वो गैप आइडेंटिफाई हो जाए। मान के चलते आपको 5 करोड़ की जरूरत है और आपने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 3 करोड़ आपको बना के दे सकता है, मतलब दैट इन्वेस्टमेंट हैज द पोटेंशियल टू गिव यू 3 करोड़। तो आपको बाकी 2 करोड़ को ही टारगेट करना है। तो आपका जो गैप है आपको वो फिल करने की तरफ ही ध्यान देना है, क्योंकि 3 करोड़ पे आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से निकल कर आ जाएगा। जो डिफरेंशियल वैल्यू है उसको ही आपने टारगेट में लेके चलना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है खर्चे, अगर आप अपने शुरुआत कर देते हैं और वो खर्चे आप काफी समय से करते आ रहे हैं उनको कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट कोशिश करिए कि जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जो आपको लगता है कि यार इनको मैं कट डाउन कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा रिड्यूस करिए, क्योंकि वही खर्चा जो आप कम करेंगे वो आपको मदद करेगा आगे चल के ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट प्लान। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने अमाउंट भी डिसाइड कर लिया, आपने पोर्टफोलियो भी आप ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कितना कॉर्पस बिल्ड करना है। अब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने डिसाइड किया है जो आपके लिए मतलब कंफर्टेबल भी है, कन्वीनियंट भी है और आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका एक प्लान बनाइए, उसका एक पोर्टफोलियो मिक्स बनाइए जिसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आरईआईटीज, ये इस तरीके का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए।
और उस पोर्टफोलियो को बना के उसको जितना लंबे समय तक आप चलाएं, क्योंकि रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपको लंबे समय तक का एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बना के चलाना है। तो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मिक्स में उसको चलाइए और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहिए, जो कि सबसे लास्ट स्टेप है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें ये नहीं मान के चलना है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया काम खत्म हो गया। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, टाइमली पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज चेंज होते हैं, डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को रीशफल और रीअलाइन करके चलना है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो रीअलाइन ना होने की वजह से आपको उतना रिटर्न ना देके जाए और आपको नुकसान हो जाए, या आपको उतना कॉर्पस बिल्ड ना कर पाए जितना हमारा टारगेट है। ये कुछ सवाल है जो हमें पूछने चाहिए जब भी हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सवाल पूछने जरूरी हैं। अगर आप ये सवाल पूछेंगे, जो कि मैंने लिस्ट किए 11, ये 11 सवाल अगर आप पूछेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा रोबस्ट हो पाएगी। तो सबसे पहला सवाल है कि मेरे को रिटायर कब करना है, मैं कब रिटायर करना चाहता हूँ, जो हमने अभी बात करी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, कि आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी रिटायरमेंट एज, आपको अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो ये अजम्पशंस हम लेके चलते हैं कि रिटायरमेंट एज कितनी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी लेके चलना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग का एक प्लान ड्रॉ आउट कर सकते हैं। अगर आप ये अजम्पशंस या ये सवाल नहीं पूछेंगे खुद से, तो आपका प्लान उतना ज्यादा इन सिंक नहीं होगा आपकी रिक्वायरमेंट के साथ। तो ये सवाल पूछने जरूरी है। आपका मंथली खर्चा कितना है आज की डेट में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो खर्चा आप आज कर रहे हो वही खर्चा आपका सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी होगा। सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि महंगाई की वजह से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप आज के खर्चे को ही ये मान के चल सकते हैं कि वो आपका टारगेट है प्लस इन्फ्लेशन। तो उसको आप फैक्टर इन करके आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें हम अपने क्लाइंट के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम उनको करके देते हैं कि आज जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आपके पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कितना होगा, और उसको टेक केयर करने के लिए आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का क्या बेनिफिट होगा। फ्यूचर कॉस्ट, जैसे मैंने कहा कि उन्हीं खर्चों की फ्यूचर कॉस्ट को हमें एस्टिमेट करना है। कंटिजेंसी कॉर्पस बना के चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रख सकते, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है जो आपने प्लान नहीं कर रखा है। तो आपको एक कंटिजेंसी, एक इमरजेंसी फंड बना के चलना है। तो क्या आपके पास वो है या नहीं है, ये सवाल पूछना जरूरी है। हेल्थ केयर रिलेटेड आपके जो खर्चे हैं उनके लिए आपने क्या प्रोविजनिंग कर रखी है, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंसेस है आपके एम्प्लॉयर का दिया हुआ या आपका अपना पर्सनल, अगर नहीं है तो ये भी होना जरूरी है। आप इसको करने से पहले रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इवेंट आता है जहाँ पे आपको मेडिकली कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो जो पैसा आपने रिटायरमेंट की तरफ किया है वो पैसा आपके पोर्टफोलियो से विड्रॉ हो जाएगा और मे बी आपकी हेल्थ केयर की तरफ या उन खर्चों की तरफ चला जाएगा। तो पहले ये प्रोविजन करना जरूरी है। एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर है कि नहीं है, लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके बाद जो आपके सर्वाइवर्स हैं उनके लिए आपने क्या कोई प्रोविजनिंग कर रखी है या नहीं कर रखी। तो यहाँ पे हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि आपके पास एडिक्वेट कवर है कि नहीं है। आपकी एसेट्स क्या क्या है, आप क्या ओन करते हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आप क्या ओ करते हैं जो आपने वापस देना है। होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकते हैं। तो क्या आपने वापस देना है। तो आपकी बेसिकली एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। आपके पास क्या रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसी इनकम जनरेटिंग रिसोर्स है जहां से आपको एक फ्लो ऑफ इनकम आ सकता है, पेंशन आ सकती है, रेंटल इनकम आ सकता है, कोई ऐसा सोर्स है। अगर नहीं है तो आपको वो एक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक आपको सफाइस करेगा आपके रिटायरमेंट के खर्चों में। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं क्या करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बाद। मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो आपके कुछ डिजायर्स होंगे, तो रिटायरमेंट के बाद आप अपनी उन हैप्पीनेस रिलेटेड डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी होगी। कंफर्टेबली रिटायर करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन किए, दिस इज बेसिस आवर एक्सपीरियंस एंड द वर्क वी हैव डन विद द क्लाइंट। तो ये हमने एक, आप कह सकते हैं, एक रेफरेंस शीट बनाने की या रेफरेंस टेबल बनाने की कोशिश करिए। तो एज ग्रुप दे रखा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक तरीके से आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट हाँ एक आप हम रूल मान के चल सकते हैं इसे। अगर आप अपने 20s में हैं तो 15 से 20% अपनी इनकम का सेव करिए, और जो आप सेविंग कर रहे हैं उसका 80% इक्विटी में डालिए, 20% फिक्स इनकम में डालिए। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो आपका सेविंग पोटेंशियल बढ़ेगा और आपका जो इक्विटी और डेट का मिक्स है वो चेंज होगा। तो आपको एक एसेट एलोकेशन बना के चलनी है। अगर आप इस तरीके के थंब रूल को भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत लोगों से बहुत बेहतर कर पाएंगे। जो लोग बिल्कुल भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते और कहीं ना कहीं उस 80% का पार्ट है जो रिटायरमेंट प्लानिंग में फेल हो जाते हैं, आप उन 20% का पार्ट बनेंगे जो रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं
हाँ, अच्छी बुरी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर माइन्यूट से कुछ एरर्स हो सकते हैं, बट कंपैरेटिवली बेटर होगा। वॉलेटिलिटी की बात की थी, कैप्टन चौधरी ने मुझसे पूछा था कि वॉलेटिलिटीज को कैसे हैंडल करें। हम जनरली क्या करते हैं, वॉलेटिलिटी जो मार्केट के उतार चढ़ाव है उससे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। मार्केट नीचे ज्यादा होता है तो हम उस टाइम पे बेचते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करते हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, मतलब अपने पीक पे होता है, तो उस टाइम पे हम उससे खरीदते हैं। तो हम मार्केट के साथ झगड़ा करते हैं, हमें, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मार्केट के साथ झगड़ा नहीं करना है, हमें मार्केट की वॉलेटिलिटीज को अपने फेवर में काम कराना है। तो मे बी जल्दी अगर हम शुरुआत करेंगे, मतलब अगर आप अपनी वर्किंग लाइफ में जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और आपका टाइम होराइजन लंबा होगा, मतलब आप ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगी रादर देन थ्रेट। तो जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 45-50 की एज में बनने के लिए तैयार होता है, जो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अब 45 की उम्र में मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूँ, उनके पास समय कम होता है, तो दो अगर क्रैशेस आ गए तो वो हो सकता है उतने अच्छे से उसको हैंडल नहीं कर पाए। बट वही अगर कोई 25 साल का नौजवान इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो उसके पास 35 साल है, तो 35 साल में अगर 3-4 क्रैशेस और 1-2 5-6 करेक्शन आ गए, तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे, उनकी एसआईपी और अच्छा रिटर्न देखते जाएगी। रेगुलरली इन्वेस्ट करिए, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़िए नहीं, चाहे अच्छा समय है या बुरा समय है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको झगड़ा नहीं करना है वॉलेटिलिटी के साथ, आपको उसके साथ चलते रहना है। तो जैसे कहते हैं कि जब आप बोटिंग कर रहे हैं और क्या कहते हैं, जो पानी का बहाव है वो कभी तेज होगा, कभी कम होगा, कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, तो आप ऐसा नहीं कि बोट से कूद जाते हैं, आप अपनी बोट में रहते हैं, बैठे रहते हैं उसके अंदर, उस समय को बीतने देते हैं। तो जब ज्यादा टाइड होगा, बहुत वायलेंट टाइड होगा, तो भी आप बोट में बैठ के रहते हैं, आप ऐसा नहीं है कि वायलेंट टाइड को देख के नदी में कूद जाते हैं, ऐसा नहीं करते। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी सेम चीज करनी है, आपको कूदना नहीं है बार बार कि अच्छा वो मार्केट गिरने वाला है तो फटाफट से पैसे निकालिए, नहीं। मार्केट गिरेगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करिए, एसआईपी को कंटिन्यू करिए, वो एसआईपी जो गिरे हुए मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा अच्छी आरओआई देके जाएगा। वही सेम बात जो भी हमने बात करी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे बुरे समय में, तो मार्केट में जंप मत करिए। मतलब आप आ रहे हैं जा रहे हैं, ये आना जाना आपका ज्यादा नुकसान करेगा। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं उस पेशेंस का एक आपको रिवॉर्ड देके जाएगा। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो पेशेंस के साथ बैठा रहता है, जो ज्यादा मतलब कूदाकादी करते हैं कि अच्छा आज इस फंड में डाल दिया, कल उसमें डाल दिया, आज निकाल लिया, कल दोबारा डाल दिया, उनके मेरे को नहीं लगता है कि किसी के बन गए होंगे, तो हो सकता है किस्मत है। बट majority of the people who make money in the markets, they make volatility their friend rather than their enemy. एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इक्विटी में डालिए, डेट में डालिए, रियल एस्टेट में डालिए, रियल एस्टेट में भी आप रेसिडेंशियल कमर्शियल में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग एवेन्यूज में इन्वेस्ट करके चलिए, कोई ना कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा करेगी, कोई थोड़ा कम करेगी, कोई किसी टाइम पे बहुत अच्छा करेगी तो दूसरा हो सकता है उतना बेटर नहीं करेगी, तो एवरेज रिटर्न आपका कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा, रादर देन कि आपने सिर्फ एक एसेट क्लास में पैसा डाल दिया। जो कि मैंने देखा है कि लोग सारा पैसा एफडी में रख के बैठे रहते हैं, तो एफडी में रखा हुआ है तो वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन के आसपास ही है, वो सिर्फ महंगाई को ही टच करके अपना आपका टैक्स वगैरह अगर आप काट दोगे तो महंगाई से भी नीचे चला जाता है। तो एक एसेट क्लास में मत रहिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलिए, और मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे मार्केट काम कर रहा है और जैसे जैसे आपके गोल्स की टाइमलाइन है उसको रिविजिट करते रहिए, रीअलाइन करते रहिए। इतिहास को कभी ना भूले, अगर आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे मार्केट की, तो ये उतार चढ़ाव तो आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई नई चीज है कि कोविड आ गया इस वजह से ही मार्केट गिरा है, बहुत सारे और भी रीजन है मार्केट के ऊपर जाने और नीचे आने का। तो ये तो चलेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, क्या आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपको मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी भी हालत में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम है तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं, किसी के बताने से या इन्फ्लुएंस करने से या थोड़ा सा लालच आने की वजह से उन्हें लगता है यार डाल के देख लेते हो सकता है दोगुना हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, मार्केट क्रैश कर जाता है और आपका कैपिटल इरोड हो जाता है। तो इस सब चीजों से बचना चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए, मतलब जरूरी नहीं है कि हर काम आपने खुद ही करना है, कभी कभार किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने से, सही गाइडेंस मिलने से भी आपका काम आधा हो जाता है। और जब आप सही गाइडेंस के साथ काम करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड भी रहेगा कि हाँ देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स एंड माय पोर्टफोलियो। तो जो मार्केट के उतार चढ़ाव है वो आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। एक सफिशिएंट लिक्विडिटी बना के चलिए। जनरली देखा यह है कि जब मार्केट क्रैश कर रहा होता है या करेक्शन फेज में होता है,
तो हमारी जितनी भी लिक्विडिटी होती है हम या तो उसे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, या हमारे बैंक अकाउंट में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है कि हम उस पीरियड को सस्टेन कर पाए। तो जनरली वॉलेटिलिटी वाले टाइम के दौरान में अपना 6 महीने से 12 महीने का एक लिक्विडिटी बना के चले कि अगर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं दे रहा है तो आपके पास पैसा होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ दैट पीरियड। और जनरली देखा गया है कि 12 से 18 महीने में किसी भी तरीके का क्रैश हो, वो मार्केट उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस से रिकवरी हो जाती है। और रिकवरी जनरली क्रैश क्रैश से पहले का जो मार्केट होता है उससे बेहतर होती है, तो आपका रिटर्न कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो जाता है। बट जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि उस दौरान में काफी लोग जिटरी होके डेस्परेट होके एग्जिट कर जाते हैं और उस एग्जिट की वजह से उनका लॉस हो जाता है। मैं ये 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट्स करके भूल मत जाइए, उसको पीरियोडिकली रिव्यू करिए। जो भी चेंजेस अगर लॉजिकल है तो उन चेंजेस को करिए, फाइन ट्यून करिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो मार्केट वॉलेटिलिटी का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर कहीं पे लग रहा है कि कुछ गलतियां हो गई हैं, मार्केट कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है और आप कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको सिंक करिए, वापस से करेक्टिव एक्शंस लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को वापस से उस डायरेक्शन में लाइए जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। अब ये बात हुई थी, जो हमने अभी तक बात करी है, ये थी रिटायरमेंट से पहले की बात है कि अगर हम रिटायर करेंगे, अभी समय है हमारे रिटायरमेंट में, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है। ये हमने वो बातें करी कि रिटायरमेंट होने से पहले हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि रिटायरमेंट हो गई है, आज मैं रिटायर कर गया हूँ, मुझे कल से क्या करना है। जब आप रिटायर हो चुके होते हैं, आपके पास एक लमसम कॉर्पस होता है, नहीं होता है तो आपके पास एसेट्स होती हैं अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग फॉर्म में। किसी के पास एफडी में होगा, रियल एस्टेट में होगा, म्यूचुअल फंड में होगा, स्टॉक्स में होगा, अलग अलग एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी रिटायर होने के बाद। ये हम पार्ट 2 की एक तरीके से बात कर रहे हैं। अभी तक हमने रिटायरमेंट से पहले क्या करना चाहिए उसकी बात करी, अब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए। जो आपको जैसे ही आप रिटायर होते हैं या अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, 1 आध साल रह गया, तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो पैसा मैंने एक्यूमुलेट कर लिया है, जो मैंने एसेट्स एक्यूमुलेट कर लिए, वो मेरे लिए क्या काम करेगी। वो मुझे इनकम देगी, साथ में मेरे कॉर्पस को प्रोटेक्ट करेगी, और क्या वो मेरे को ग्रोथ भी दे सकती है। तो आपको इन तीनों का मिक्स बना के चलना चाहिए। आइडियली इनकम भी जनरेट होनी चाहिए, साथ में आपका कॉर्पस यानी कैपिटल भी इंटैक्ट रहना चाहिए, और अगर आपके पास वो रिस्क एपेटाइट है तो कुछ परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो का या आपके इन्वेस्टमेंट का जाना चाहिए ऐसी एसेट क्लास में जो आपको ग्रोथ दे सके। क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी और महंगाई बढ़ती रहेगी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। तो आपको इन तीनों का प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब इस प्रायोरिटी को डिफाइन करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपके पास कॉर्पस कितना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, जिसको कि मैं 3 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला, आपका कॉर्पस जो है वो कम है, मतलब आपको जरूरत थी 2 करोड़ की, कि मेरे को रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए था, आपके पास 2 करोड़ ही है या 2 करोड़ से भी कम है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ इनकम जनरेशन वाले पोर्टफोलियो में ही पैसा डालना है, यानी आपको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल के रखना है, जिससे आपके खर्चे चलते रहे। आप ज्यादा प्रोटेक्शन और ग्रोथ नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका पैसा ही उतना नहीं है। तो अगर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस सफिशिएंट नहीं है, कम है, जितना रिक्वायरमेंट थी उससे कम आप एक्यूमुलेट कर पाए, तो आपको सारा का सारा पैसा 100% अपने इनकम जनरेशन एवेन्यूज में, जो कि बैंक एफडीज हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हो सकती हैं, एमआईएस हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम हो सकती है, एन्युटीज हो सकती है, इस तरीके के सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल के रखना चाहिए। और वहां से जो भी उसका इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम की फॉर्म में लेके अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को यूज करना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन और कॉर्पस प्रोटेक्शन और इक्विटी टाइप की इन्वेस्टमेंट में आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप वहां से पैसा निकाल के इधर डालेंगे तो हो सकता है आपको उतनी इनकम नहीं मिल पाए जिससे आपके खर्चे चल पाए पोस्ट रिटायरमेंट। तो अगर छोटा कॉर्पस है तो उसको इनकम जनरेशन यानी फिक्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। अगर मॉडरेट है, मतलब आपको 2 करोड़ की जरूरत थी, आपके पास टोटल एसेट साइज तकरीबन 2.25 या 2.5 करोड़ हो चुका है, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। 75% पैसा यानी अपनी टोटल कॉर्पस का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2/3 जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकम के लिए, जहां से आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, आपको एक अपने खर्चे जो भी आपके पोस्ट रिटायरल खर्चे हैं उनको मीट करने में हेल्प होती रहे। बाकी बचाओ 25% पैसा आप हाइब्रिड टाइप के इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे इक्विटी डेट का मिक्स होता है 50%, या बैलेंस फंड जैसे 50% इक्विटी 50% डेट है, वहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने कॉर्पस को भी इंटैक्ट रख सकते हैं। क्योंकि जो आपका इनकम जनरेशन वाला पोर्टफोलियो वो आपको इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न देगा, 6% 7%। कॉर्पस बिल्डिंग वाला आपको हो सकता है 9%, 10%, 11% का रिटर्न दे दे। तो ये जो 25% अमाउंट आपने उसमें डाला है वो आपको आपके पूरे कॉर्पस को ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन करने में हेल्प करेगा। अब सबसे लास्ट सिचुएशन है जहाँ की आपका कॉर्पस साइज बड़ा है, आपने अच्छी खासी मेहनत करी है,
आपने अच्छी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करी और आपने अच्छा खासा पोर्टफोलियो रिटायरमेंट की तरफ आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, तो उस केस में आप इसको तीनों प्रायोरिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। आप 50% इनकम जनरेशन में डाल सकते हैं, 40% कॉर्पस प्रोटेक्शन में। तो इनकम जनरेशन से मेरा मतलब है जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम आती रहे, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जहाँ आपको पता है कि मैंने अगर एक बॉन्ड खरीदा है या मैंने एफडी में डाला है तो 7% मुझे मिलेगा ही मिलेगा साल का। कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन में आपके हाइब्रिड टाइप के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जहाँ पे इक्विटी डेट का मिक्स होता है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको पता है कि हाँ थोड़ा सा मार्केट का एक्सपोजर है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये मेरे को रिटर्न देके जाएगा और मेरे पोर्टफोलियो को ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन करने में हेल्प करेगा। 10% पैसा आप डालते हैं ग्रोथ की तरफ, जो कि आप लंबे समय के लिए डालते हैं। मे भी हो सकता है आपका टाइम होराइजन इस 10% पैसे के साथ हो 10 साल या उससे भी ज्यादा। ये में भी आप कोशिश करते हैं कि मैं इसको जितना लंबा हो सके उतने लंबे टाइम तक इसको सस्टेन करूं, और हो सकता है मैं इसको आगे चल के अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन करके इनहेरिटेंस पे देके जाऊं। तो ये 10% पैसा आपको ज्यादा रिटर्न देता है, आपके पैसे को ग्रोथ देता है, और आपको इस टोटल खर्च जो आपका पोर्टफोलियो था उसको और लंबे समय तक सस्टेन करने में हेल्प करता है। अब रिटायरमेंट हो गई है, रिटायरमेंट होने के बाद करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं अगेन वही चीज पे रीइनिशिएट करूंगा कि आप एडॉक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज, अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास फंड्स कहाँ कहाँ हैं, आपने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। पीपीएफ पे था, ईपीएफ से पैसा निकला है, डीएसओपी से निकला है, आपने किसी कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से रेंटल आ रहा है। आपके अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्टेड हो सकते हैं। टोटल कॉर्पस देखिए आपका रिटायरमेंट का कितना है जो आपने एक्यूमुलेट कर लिया है। फिर अपने एक्सपेंसेस को समझिए कि मेरे को कितना खर्चा चाहिए आज से। तो आज अगर मैं रिटायर हो गया तो कल से मुझे हर महीने कितना पैसा चाहिए। अब उसकी कैलकुलेशन करके आप ये देखिए कि उस पैसे को, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए और आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, तो तकरीबन 6% का रिटर्न आपको चाहिए हर महीने और हर साल, सो दैट आपका वो 1 करोड़ रुपए जो है वो आपको 50,000 रुपये महीना दे सके। तो अगर आपको 6% मिलता रहेगा, जो कि बहुत इजीली मिल सकता है, अगर आप एक नॉर्मल एफडी भी करेंगे तो 6% का रिटर्न एक एफडी आराम से दे देती है, तो आपको 50,000 रुपये महीने की रेगुलर इनकम मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन करना जरूरी है कि आपके पास कितना फंड है, उस फंड का अगेंस्ट में आपको हर महीने खर्चा कितना चाहिए, तो कितना परसेंट रिटर्न आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलते आपने कहा 1 करोड़ का कॉर्पस है, मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो 1 करोड़ के कॉर्पस पे 1 लाख रुपए महीना हो गया आपका तकरीबन 1% हर महीना। तो 1% महीना निकालना किस एसेट क्लास से निकल सकता है, निकल भी सकता है कि नहीं निकल सकता है, वो आपको कैलकुलेशन करना, वो जजमेंट करना बहुत जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको थिंग्स टू रिमेम्बर, मतलब की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपने रिटायरमेंट से रिलेटेड, सो ये आपके पास आ जाएंगे, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। साथ में जो मैंने अभी आपसे बात करी थी एक एक्सेल शीट की भी, वो भी मैं आपको एक बारी बस अनदर लाइक टेक 15-20 seconds टू शेयर दैट एक्सेल शीट ऑल्सो। सो ये वो रिटायरमेंट कैलकुलेटर है जिसकी मैंने बात करी थी। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जहां जहां इनपुट लिखा है आपने वो डिटेल डालनी है। जैसे मैंने ये कैलकुलेशन अभी किया था इस प्रेजेंटेशन से पहले, तो 30,000 रुपये हाउस होल्ड का खर्चा, 20,000 रुपये लाइफस्टाइल का खर्चा, 10,000 रुपये मैंने एडिशनल डाल दिया, कोई और खर्चे हो सकते हैं, तो टोटल 60,000 रुपीज पर मंथ अगर चाहिए, और 7,20,000 रुपये साल का हो गया, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन 7% अज्यूम किया है। डेट ऑफ कैलकुलेशन डली हुई है, मेरी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, करंट एज, रिटायरमेंट एज। तो ये नंबर जब आप इसमें डाल देंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका जो खर्चा, जो आप आज 7,20,000 रुपये की बात कर रहे हैं, वो आपके रिटायरमेंट एज पे 26 लाख रुपए होगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर मोटा मोटा बात करें तो 3.5 गुना हो चुका होगा। ये आपका खर्चा जो आप 60,000 रुपये आज बोल रहे हैं, वो तकरीबन 2,16,000 रुपये के बराबर होगा, साल का 26 लाख रुपए के बराबर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने डाल दिया 80 साल तक रखे, जीने का, के 80 की एज तक रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये नंबर आप डालेंगे तो कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि आपको टोटल कॉर्पस कितना चाहिए। तो मेरे केस में जैसे मैंने कैलकुलेशन किया, मुझे तकरीबन 4.5 करोड़, 4.77 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। आपके पास कुछ रिटायरल एसेट्स ऑलरेडी है, आप उसका नंबर डालोगे तो और ये आपको कैलकुलेशन करके बता देगा कि आपका गैप कितना है। मैंने यहाँ पर नंबर्स नहीं डाले, तो आज की डेट में ये मुझे बताता है कि मुझे 73,000, ऑलमोस्ट 74,000 रुपीज पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, 4.75। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर है, आप इसको यूज करके देखिए, आप अपनी कैलकुलेशन, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड इन केस इफ यू वांट फर्दर डिटेल्स, यू वांट टू ड्वेल डाउन इनटू डीपर एंड मोर important things about financial planning, you can get in touch with us and we can help you in getting the retirement planning done. तो ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो सब मेरा हो गया, मतलब दिस इज व्हाट आई हैड
to share with the audience. Thank you so much, Jitendra. I mean, it was quite elaborate. मेरे कुछ सवाल हैं आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। जी जैसे कि आपने बताया, स्पेशली दी फर्स्ट पार्ट जहाँ आपने वो कवर किया था आफ्टर रिटायरमेंट, अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ और काफी पैसा अपना डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लगाया, जी तो इसमें जो एक एक बहुत क्लियर जो रिस्क रहता है कि एट टाइम्स वन कैन ओवरड्रॉ फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम पोर्शन, या जी तो इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं कि मेरा ओवरऑल कॉर्पस ही कम ना हो जाए? बिकॉज रिटायर तो मैं 60-65 इस एज में हो जाता हूँ, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ अस आई वुड से इफ दे लिव लॉन्गर 85, 90, 95, तो जी धीरे 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 बस तो आज जो मिला इन्वेस्ट किया वो हो गया, जी अब उसी को आगे ग्रो करना है, उसमें से विड्रॉ भी करना है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस? देखिए जनरली जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, और हम जनरली जब जो बात अब हम कर रहे हैं वो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट हो चुकी है, आज हम रिटायर हो चुके हैं एक। जी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वही बोल रहा था, आफ्टर रिटायरमेंट जो है, रिटायर हो गया, अब रिटायर हो इनकम्स गए। भी नहीं, इनकम्स नहीं है, और कॉर्पस भी जो मिलना था मिल गया, वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर 5-10 साल में कुछ मिल रहा है, उसी जी से जी मुझे जी अगले 20 साल खर्चा भी करना है, और वो कॉर्पस ऐसा भी ना हो कि वो खत्म ही हो जाए खर्चा कर करके। तो हाउ डू आई मैनेज दैट काइंड ऑफ बैलेंस? जैसे आपने कहा बैलेंस, सो बैलेंस मींस यू नीड टू हैव स्टेबिलिटी, रेगुलर इनकम, प्लस यू नीड टू हैव ग्रोथ आल्सो इन दी पोर्टफोलियो। तो अगर आप इन दोनों का मिक्स बना के चलेंगे, डेट के साथ देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सादा का सादा एक्सपोजर डेट में ले लेते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस है मेरे पास और मैंने उस सादा का सादा एफडी में और बॉन्ड्स में डाल दिया। एफडी बॉन्ड्स जितने भी फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको सिर्फ महंगाई के बराबर ही रिटर्न देंगे, और अगर आप पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन कर लेंगे तो उससे नीचे ही चले जाते हैं, उसको इन्फ्लेशन को क्रॉस नहीं करते, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते, तो ग्रोथ एक्चुअली होती नहीं है। ये आपके लिए काम करेंगे इनिशियली जब आपने रिटायरमेंट की है और आप अभी रिटायरमेंट पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं, तो आपको शुरुआती समय के लिए आपको शॉर्ट टर्म में एक रेगुलर इनकम के लिए काम कर सकते हैं। और उसमें भी आप कोशिश ये करिए कि चाहे पैसा थोड़ा ज्यादा डालना पड़ जाए, मे बी जैसे मैंने उसमें दिखाया था कि आप 75% तक आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए, 25% आप हाइब्रिड टाइप की इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, बट उस 75% जो आपने डेट में डाला उससे सिर्फ इंटरेस्ट ही विड्रॉ करिए। अगर आपने कैपिटल विड्रॉ करना शुरू कर दिया तो आपका कैपिटल जल्दी इरोड हो जाएगा और हो सकता है आपका पैसा ही नहीं बचे आपके पास। सो डेट में पैसा डालते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो उसमें इनकम मिल रही है ना, सिर्फ उसको ही विड्रॉ करें, हम कैपिटल को ना विड्रॉ करें। कैपिटल विड्रॉ करते के साथ ही वो हमारे लिए इट वर्क्स अगेंस्ट अस, तो इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से वो इरोजन जल्दी हो जाएगा। तो डेट की तरफ एलोकेशन हमें बहुत स्मार्टली करना है, रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो जब मार्केट में हमने एक्सपोजर लिया हुआ है, तो जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो मे बी इक्विटी टू डेट भी हमें मूव करना पड़ेगा, और जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तो डेट टू इक्विटी भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत प्रूडेंटली हमें करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टिंग ओनली इनटू डेट वुड नॉट सफाइज, इन्वेस्टिंग ओनली इनटू इक्विटीज वुड नॉट सफाइज। दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं, आपको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता, एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, जिसमें आपको मे बी 60-40, 50-50 टाइप की अप्रोच लेके, जिसमें से 50% पैसा आपको रेगुलर इनकम और स्टेबिलिटी देगा, बाकी का 50% आपको ग्रोथ देगा, जिससे कि आपका पैसा ज्यादा लंबे समय तक आपके पास रहे और आपकी रिटायर्ड लाइफ में आपको कहीं भी ये नहीं महसूस हो कि अच्छा मेरा पैसा खत्म होने वाला है तो मेरे आगे के खर्चे कैसे चलेंगे। तो इस तरीके की अप्रोच आपको लेके चलना पड़ेगा। आप बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकते, बहुत एग्रेसिव भी नहीं हो सकते। मैंने जनरली ये गलतियां होते देखा है कि जैसे ही वो एक लमसम पैसा आता है तो या तो हम बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार इसमें से ना एक भी पाई जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर मेरे पास 2 करोड़ है तो 2 करोड़ का 2 करोड़ ही रहे, इससे नीचे ना जाए। बट इसको करने के चक्कर में हम उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे ऑटोमेटिकली इरोजन हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है हर साल। दूसरी तरफ ये भी होता है कि हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें लगता है अरे यार 2 करोड़ है इसके 4 करने हैं, अगले 2 साल 3 साल में इसको 4 करोड़ बनाना है, और हम बहुत एग्रेसिवली उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले लेते हैं। मैंने तो कुछ लोगों को क्रिप्टोज में भी जाते देखा है कि रिटायरमेंट का पैसा उठाया और क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया है, और वो आज की डेट में रोड होके 30-40% ही बच गया है। तो ऐसी गलतियां भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक मॉडरेट अप्रोच जहाँ पे आप इक्विटी डेट का मिक्स बना के चल रहे हैं, या आप किसी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपका कैपिटल कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको एक रेगुलर इनकम देगा, मे बी कमर्शियल प्रॉपर्टी
which gives you good rental yields, ऐसी इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा बेटर है rather than सिर्फ डिफेंसिवली डेट में इन्वेस्ट करने के। एक और जो सवाल आता है, जैसा आपने कवर भी किया मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह, वुड यू हैव एनी नंबर्स कि पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल एक्सपेंसेस या ये वाले एक्सपेंसेस किस हद तक बढ़ते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन शुड पीपल हैव फॉर दिस? देखिए, इन खर्चों के बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। मैंने देखा है कि ये खर्चे आपके नॉर्मल खर्चों को 20-25% तक भी इन्फ्लेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके के, क्या कहते हैं, अपने एंगेजमेंट और कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल यूज करता हूँ। आई हैव अ क्लाइंट, शी इज अ ओल्ड लेडी। उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं है। तो उनका जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस है उसमें से उनका खर्चा तो चल ही रहा है, साथ में स्टेज इन ओल्ड एज फैसिलिटी, मतलब वहाँ पे वो नर्सिंग फैसिलिटीज, अकोमोडेशन फैसिलिटी सब कुछ उनको दे रहे हैं। मतलब एक ओल्ड एज होम तो नहीं कहूंगा, बट इट्स अ प्रॉपर फैसिलिटी मैनेज फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसका खर्चा उनका तकरीबन आप मान के चलिए कि हर महीने का 1.5 लाख, 1 से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का है, जो कि वो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से ही पे करती हैं। साथ में उनके जो अपने खर्चे वो अलग। तो डिपेंड्स कि आप किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज, किस तरीके की थर्ड पार्टी केयर की बातें कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आगे चल के इस तरीके की जरूरत पड़ सकती है जहाँ पे आपको नर्सिंग की भी जरूरत पड़ेगी, आपको डोमेस्टिक हेल्थ की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको हो सकता है हर किसी काम के लिए जो आप खुद करना करते हैं आज, उसके लिए बिकॉज ऑफ ओल्ड एज आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है आपका खर्चा 25 से 30% बढ़ जाए। तो जो आप आज में भी लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो हो सकता है आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख तक भी पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंट ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके की फैसिलिटीज और किस तरीके की सर्विसेज अवेल करने का सोच रहे हैं। और समझा यही जाता है, मतलब सिंस हम काफी लोगों का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो हम जनरली मेडिकल एक्सपेंसेस को कैटर करने के लिए 2 काम करते हैं। एक तो उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस को, जो कि उनके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड खर्चे हैं, उनको उनकी मेडिकल इंश्योरेंस से टेक केयर करने की कोशिश करते हैं। तो उनको एक अच्छी कंपनी से एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस देने की कोशिश की जाती है। साथ में कुछ अगर उनको ऐसी फैसिलिटीज चाहिए जहाँ पे उनके हो सकता है वो खुद अपना अलग रहते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, या वो चाहते नहीं कि वो उन पे डिपेंडेंट रहे, और उनको मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरीके की डिपेंडेंट केयर टाइप की चीजें भी चाहिए, तो हम उनके खर्चों को थोड़ा सा ज्यादा इन सब चीजों को अकोमोडेट करते हैं, उनके खर्चों को बढ़ा के रखते हैं, सो दैट दे हैव दैट मनी विद देम टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके ओल्ड एज में। तो आप आज ये नहीं कह सकते कि यार मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको नहीं पता, हो सकता है आपको भी जरूरत पड़ जाए। तो आपको अपने खर्चों को 20-25% थोड़ा सा बढ़ा के रखना चाहिए, जिससे कि ये अकोमोडेट हो जाएंगे खर्चे भी, जो हम आज नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। थैंक यू सो मच जितेंद्र। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उससे पहले आई हैव shared the link for our WhatsApp group where self Jitendra we are available. This is for financial advisory. You can join the group. I'll repeat. I'll reshare the link again, and you can stay in touch with us here. Ask any questions on a day-to-day basis. There are around 1,000 odd people in the group, so you can get more help. इसके अलावा I have shared my numbers, Jiten's numbers. Both these numbers are there. You can get in touch with us. I'll speak that out: 78400800900, and alternative is 987316234. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head